इस दुनिया की हर बातें झूठी हो सकती है, पर इस बात को कोई नहीं झुठला सकता है कि एक न एक दिन हर इंसान को मौत आती है। और जब इंसान इस दुनिया को छोड़ करके जाता है तो अपने साथ कुछ ले करके भी नहीं जाता है, पर बावजूद इसके लोग गलत काम करने से पीछे नहीं हटते हैं। आज की कहानी में भी एक महिला अपने शौक़ को पूरा करने के लिए एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़ती है जिस वजह से एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। और फिर उसके पीछे मात्र उसका 4 साल का बच्चा जो अनाथ की ज़िंदगी जीने पे मजबूर हो जाता है, जिसकी शायद कोई गलती नहीं होती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की। लखनऊ का एक थाना पड़ता है नाका हिंडोला, और इसी नाका हिंडोला का एक इलाका आता है विजयनगर। बात कर रहा हूँ मैं 16 सितंबर 2023 की सुबह के करीब 7 बजे के आसपास। दरअसल इसी विजयनगर के अंतर्गत एक होटल आता है जिसका नाम है सिंह होटल। इसी सिंह होटल के कमरा नंबर 102 से एक 4 साल का बच्चा रोते हुए बाहर निकलता है। तभी उस पर होटल मैनेजर राम कुमार की नज़र पड़ जाती है। राम कुमार उस बच्चे के पास जाता है और बड़े प्यार से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम रो क्यों रहे हो। इस पे बच्चा अपना नाम आयुष कुमार बताता है। आयुष रोते हुए राम कुमार से कहता है कि दरअसल पापा ने मम्मी को मार दिया है। जैसे इस तरह की बातें कहता है, राम कुमार उस बच्चे को लेकर कमरा नंबर 102 में जाता है तो देखता है कि वाकई में कमरे के अंदर एक महिला की डेड बॉडी पड़ा है। राम कुमार जैसे ही उस डेड बॉडी को देखता है, सबसे पहले इस बात की जानकारी होटल मालिक और नज़दीकी थाने में देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ होटल में पहुंचती है और सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि मरने वाली महिला की उम्र लगभग 25 से 26 साल के आसपास है, जिसके गले पे किसी तेज़धार हथियार को चला दिया गया था। पुलिस घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। पुलिस सबसे पहले उस महिला के बारे में राम कुमार से पूछताछ करती है। राम कुमार कहता है कि साहब, ये महिला अपने पति और बच्चे के साथ कल रात्रि को 11 बजे आसपास आई थी। इसके पति का नाम है बबलू और इस महिला का नाम है सीमा। जैसे ही बबलू का नाम लेता है पुलिस अब राम कुमार से बबलू के बारे में पूछताछ करती है। तो राम कुमार कहता है कि साहब, रात्रि के 11 बजे जब अपनी पत्नी के साथ आया था, अपना आधार कार्ड दिया था, लेकिन हमने उसके आधार कार्ड का प्रिंट नहीं कराया बल्कि आधार कार्ड सबमिट कर लिया। लेकिन सुबह करीब 5 बजे के आसपास रिसेप्शन पे आया और आकर के आधार कार्ड लिया। बोला मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ सामान खरीदना है, कमरे में मेरी पत्नी और बच्चे हैं, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। लेकिन शायद उसके बाद से बबलू वापस ही नहीं आया। लेकिन हमने उसके आधार का पूरा डिटेल्स रजिस्टर में मेंटेन कर रखा है। पुलिस सबसे पहले सीमा की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही साथ बबलू के बारे में पता लगाने के लिए जाकर के रजिस्टर चेक करती है, जिसमें मालूम चलता है कि बबलू ने अपना एड्रेस नई दिल्ली के स्मितापुरी का दिया था। लेकिन पुलिस जब उसका एड्रेस का वेरीफाई करती है तो मालूम चलता है कि बबलू ने जो आधार कार्ड दिया था, दरअसल वो आधार कार्ड फर्जी था। जैसे ही फर्जी का मालूम चलता है, पुलिस पूरा यकीन कर जाती है कि बबलू ने षड्यंत्र के तहत अपनी पत्नी की हत्या किया है। लेकिन तभी पुलिस की नज़र बबलू का बेटा आयुष कुमार पे पड़ जाती है। दरअसल आयुष कुमार जो स्कूल का ड्रेस पहना हुआ था, पुलिस जब उसके कपड़े का कॉलर चेक करती है तो उसमें एक कंपनी का टैग मिलता है। पुलिस उस कंपनी से जाकर के पता करती है कि ये ड्रेस कौन से स्कूल का है। आखिरकार पुलिस को वो एड्रेस मिल जाता है। दरअसल वो एड्रेस दिल्ली के डाबरी इलाके एक प्ले स्कूल का था। पुलिस अपनी टीम के साथ उस प्ले स्कूल में पहुंच जाती है और साथ ही साथ आयुष का फोटो दिखाते हुए कहती है कि क्या ये बच्चा आपके स्कूल का है। स्कूल का स्टाफ कहता है कि हाँ साहब, ये बच्चा हमारे ही स्कूल का है, जिसका नाम आयुष कुमार है। लेकिन इसके पिता का नाम बबलू कुमार नहीं है बल्कि मणिकांत मिश्रा है, जो बगल में ही रहता है। बगल का एड्रेस जैसे ही पुलिस को मिल जाती है, पुलिस मणिकांत के घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि उस घर में मणिकांत किराए पे रहता था, लेकिन वहाँ पे मणिकांत नहीं होता है। मकान मालिक से पुलिस को मणिकांत का परमानेंट एड्रेस मिल जाता है। मणिकांत जो गोरखपुर के थाना शाहजहां का रहने वाला है।
मणिकांत के पिता का नाम है विश्वंभर नाथ मिश्रा। पुलिस को जैसे ही मणिकांत का घर का एड्रेस मिल जाता है, 19 सितंबर को पुलिस अपनी टीम के साथ मणिकांत के घर पे पहुंच जाती है, जहां पे पुलिस को मणिकांत मिल जाता है। पुलिस मणिकांत को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और सबसे पहले उसकी पत्नी सीमा की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। मणिकांत भी बिना किसी शक्ति दबाव के अपनी सच्चाई कबूल ही नहीं करता है, बल्कि पुलिस वालों से कहता है कि साहब सीमा मेरी पत्नी नहीं है। लेकिन मणिकांत जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 3 साल पहले। सीमा के पिता का नाम है कमल सिंह। कमल सिंह जो थाना पिपराइच गांव पुखरभिंडा का रहने वाला है। कमल सिंह के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा एक ही बेटी है जिसका नाम है सीमा। सीमा जो देखने में बेहद ही खूबसूरत और उतनी ही चंचल, लेकिन कमल एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है जिसका मैक्सिमम समय जेल में ही व्यतीत होता है। कमल का आपराधिक किस्म का होने की वजह से उसके घर पे भी जितने भी लोग आते हैं सब के सब लगभग वैसे ही होते हैं। कमल के ही गांव का रहने वाला एक लड़का जब एक दिन कमल के घर पे जाता है और जब पहली बार उसकी बेटी सीमा को देखता है तो सीमा की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है। वो लड़का कमल सिंह से कहता है कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। कमल सिंह जो जानता था कि एक न एक दिन मुझे अपनी बेटी की शादी करनी तो पड़ेगी ही, साथ ही साथ दहेज भी देना पड़ेगा। कमल सिंह को लगता है कि यह मौका बेहतर है। उस लड़के से कहता है कि अगर वाकई में तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो बदले में तुम्हें मुझे पैसा देना होगा। वो लड़का भी सीमा की खूबसूरती पे इस कदर से दीवाना हो चुका था कि कमल को पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है, जिस वजह से कमल अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर देता है। लेकिन वो लड़का भी अपराधी किस्म का ही होता है। सीमा जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है, कुछ दिन तो समय बेहतर तरीके से गुजरता है, लेकिन उसके बाद से वो लड़का सीमा को अक्सर पिटाई करना शुरू कर देता है, जिस वजह से सीमा अपने पति से इस प्रकार से तंग आ जाती है कि एक दिन अपने पति को छोड़कर हमेशा के लिए मायके में चली आती है। लेकिन मायके में जब आकर के रहना शुरू करती है, उसके बाद से वो लड़का कई बार उसे बुलाने के लिए आता है, लेकिन सीमा उसके साथ कभी जाने के लिए तैयार ही नहीं होती है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, एक दिन सीमा की मुलाकात मनोहर सिंह से होती है। मनोहर सिंह जो इसी पिपराइच थाना के अंतर्गत पकड़ियार गांव का रहने वाला है। मनोहर के पिता का नाम है केदार सिंह, जो पेशे से एक किसान है। मनोहर और सीमा की जब मुलाकात होती है, पहली नज़र में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। मनोहर भी सीमा की खूबसूरती पे इस कदर से दीवाना हो जाता है कि सीमा से शादी करने का फैसला कर लेता है। लेकिन सीमा से शादी करने के लिए मनोहर जब अपने पिता से बात कहता है, मनोहर के पिता केदार सिंह इस शादी के लिए कभी तैयार ही नहीं होते हैं, क्योंकि केदार सीमा के बारे में बेहतर तरीके से जानते थे। लेकिन शादी की जब मंजूरी नहीं देते हैं, मनोहर भी अपने पिता को धमकी देते हुए कहता है कि अगर मेरी शादी सीमा से नहीं हुई तो मैं अपने आप को खत्म कर लूँगा। मनोहर जो अपने माता पिता का इकलौता संतान है, इसलिए केदार सिंह भी अपने बच्चे के सामने झुक जाते हैं। लेकिन मनोहर के सामने एक शर्त रखते हैं। केदार सिंह कहते हैं कि शादी के बाद सीमा को एक सभ्य बहू के तरह हमारे घर के अंदर रहना होगा। मनोहर भी अपने पिता की बात मान लेता है और सीमा से शादी कर अपने घर लेकर आता है। सीमा जब मनोहर से शादी करके अपने ससुराल में जाती है, मनोहर के घर परिवार वाले सीमा के ऊपर कई तरह के बंदिश लगा देते हैं, जिसकी वजह से सीमा के घर से बाहर निकलना भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। चूँकि सीमा इससे पहले आज़ाद पंछी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर चुकी थी, सीमा का दम घुटने लगता है। जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, सीमा एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम आयुष रखते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का और समय गुजरता है, सीमा अपने ससुराल में इस प्रकार से घुटन भरी जिंदगी जीने लगती है कि आखिरकार एक दिन तंग आकर के अपने पति को बिना कुछ बताए और अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए मायके में चली आती है। उसके बाद से मनोहर भी सीमा को कभी पूछने के लिए नहीं आता है। लेकिन सीमा जब दोबारा वापस अपने मायके में आती है, उस वक्त उसके पिता कमल जेल में थे। घर पे सिर्फ उसकी माँ थी, इसलिए सीमा अक्सर अपने पिता से मिलने के लिए जेल में भी जाती है। लेकिन सीमा जब जेल में अपने पिता से मुलाकात करने के लिए जाती है, उसी दौरान सीमा की मुलाकात मणिकांत मिश्रा से होती है। दरअसल मणिकांत के पिता भी उसी जेल में बंद थे। दोनों जब अपने पिता से मुलाकात करने के लिए जेल में जाते हैं, बार बार जब दोनों की मुलाकात होती है और मणिकांत और सीमा के बीच में
प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन मणिकांत के घर की माली हालत जब खराब हो जाती है, मणिकांत दिल्ली में आ जाता है और इसी डाबड़ी इलाके में एक किराए का कमरा लेकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है। इस दौरान मणिकांत और सीमा के अक्सर फ़ोन पे भी बातचीत होते रहती है। दोनों एक दूसरे के इतने काफ़ी करीब आ जाते हैं कि एक दिन सीमा मणिकांत से कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ, अगर कहो तो मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। मणिकांत भी सीमा को अपने पास बुला लेता है, लेकिन सीमा जब मणिकांत के पास जाती है तो साथ में अपने बच्चे को भी लेकर जाती है। लेकिन सीमा जब मणिकांत के पास पहुंचती है, सबसे पहले उसे कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन मणिकांत शादी करने से साफ इनकार कर देता है। कहता है मैं तुमसे प्यार तो करता हूं, लेकिन शादी सिर्फ इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि तुम ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं हो, बल्कि तुम्हारा एक बच्चा भी है। अगर बुरा ना मानो तो मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम मेरे साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहो, तुम रह सकती हो। लिविंग रिलेशनशिप में रहने की जब बात कहता है, सीमा इसके लिए तैयार हो जाती है और फिर एक ही कमरे में सीमा और मणिकांत पति पत्नी के जैसे रहने लगते हैं। मणिकांत उसके बच्चे का बगल के प्ले स्कूल में दाखिला भी करा देता है और साथ ही साथ सीमा को भी एक कॉल सेंटर में नौकरी लगवा देता है, जहां पे सीमा को 10,000 की तनख्वाह मिलता है। सीमा जब कुछ महीने तक मणिकांत के साथ में रहती है, नए शहर में जब पहुंचती है, सीमा के सपने बड़े बड़े हो जाते हैं। उसके खर्च भी इतने काफ़ी बढ़ जाते हैं कि जो 10,000 रुपये उसे तनख्वाह मिलता है उसे तो खर्च करती ही है, साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों से कर्ज भी ले लेती है। कर्ज तो ले लेती है, लेकिन वो पैसे वापस नहीं कर पाती है। हालांकि पैसे वो जब वापस नहीं कर पाती है, वे सारे लोग आकर के मणिकांत से पैसे वापस मांगते हैं। लेकिन मणिकांत के पास भी पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि मणिकांत जितना भी पैसा कमाता है वो सारा पैसा खुद सीमा अपने ऊपर ही खर्च कर लेती है, जिस वजह से मणिकांत भी काफ़ी परेशान हो जाता है। हालांकि सीमा जब आस पड़ोस में लोगों से जाकर कर्ज मांगती है, लोग भी उसे कर्ज ही नहीं देते हैं, बल्कि सीमा जब उनसे बातचीत करती है, काफ़ी हंस मुस्कुरा करके बातचीत करती है। लेकिन लोगों से जब हंस मुस्कुरा करके बातचीत करती है, मणिकांत को शक हो जाता है कि शायद उसकी पत्नी का कई लोगों के साथ में अफेयर चल रहा है। हालांकि मणिकांत जब इस बारे में सीमा से पूछताछ करता है, सीमा साफ साफ इनकार कर देती है कि मेरा किसी के साथ में कोई अफेयर नहीं चल रहा है। इधर मणिकांत सीमा को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि तुम लोगों से कर्जे भी मत लो और किसी से बातचीत भी मत करो, लेकिन सीमा मणिकांत की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है, जिससे मणिकांत को पूरा यकीन हो जाता है कि सीमा का वाकई में कई लोगों के साथ में अफेयर चल रहा है। लाख मना करने के बावजूद भी जब सीमा नहीं मानती है, मणिकांत अब सीमा को इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है। इसीलिए मणिकांत अब सीमा को इस दुनिया से हटाने के लिए सबसे पहले एक फर्जी आधार कार्ड बनवाता है। जैसे ही आधार कार्ड बन जाता है, 15 सितंबर को सीमा से कहता है कि तुम मेरे घर पे चलो और फिर हम वहाँ पे शादी कर लेंगे। घर जाने की बात और शादी की जब बात कहता है, सीमा भी खुश हो जाती है। 15 सितंबर को सीमा और उसके बच्चे को लेकर के मणिकांत ट्रेन पकड़ता है और लखनऊ के चारबाग रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास पहुंचता है। जब 11 बजे के आसपास पहुंचता है, सीमा से कहता है कि इस वक्त ना तो कोई बस मिलेगी और ना ही कोई ट्रेन मिलेगी, बेहतर है आज हम रात किसी होटल में जाकर ठहर जाते हैं। सीमा इसके लिए भी तैयार हो जाती है। इसीलिए विजयनगर के सी होटल में जाता है और सी होटल के कमरा नंबर 102 बुक कर लेता है। कमरे के अंदर जब पहुंचते हैं, दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़े तकरार शुरू हो जाती है, जिस वजह से मणिकांत सीमा की बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। इधर बच्चा जब अपनी मां को पीटते हुए देखता है, वो जोर जोर से रोने लगता है। इधर मणिकांत सीमा की इतनी बुरी तरीके से पिटाई करता है कि सीमा बेहोश हो जाती है। सीमा जैसे ही बेहोश हो जाती है, उसके बाद से मणिकांत उस बच्चे को लेकर कैसे भी बेड पे सुला देता है। जैसे ही बच्चा सो जाता है, इधर जब सीमा बेहोशी की हालत में होती है, उसी वक्त मणिकांत अपने बैग से एक तेज धार हथियार निकालता है और सीमा के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से सीमा की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। इधर जैसे ही सुबह होती है, जब सीमा का बच्चा अभी गहरी नींद में ही सो रहा था, करीब 5 बजे के आसपास मणिकांत होटल से निकलता है, रिसेप्शन पे पहुंच जाता है और जा करके वहां से अपना आधार कार्ड ले लेता है और होटल मैनेजर से झूठ बोल देता है कि मैं बाहर जा रहा हूं किसी काम से, मेरी पत्नी और बच्चे कमरे में सो रहे हैं। वहां से मणिकांत जब बाहर निकलता है, सीधे अपने पैतृक गाँव पहुँच जाता है। वाकई में मणिकांत जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस मणिकांत के तहरीर पर उसे अपने कस्टडी में लेकर उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं?
आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है जमील शेख। जमील शेख जो सऊदी अरबिया में रहकर अपनी नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी वीडियो को देखते हैं। मेरे दूसरे व्यूवर है मोहम्मद अकबर अंसारी। मोहम्मद अकबर अंसारी जो आरा बिहार के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूवर हैं रेखा चौहान जो गुजरात प्रदेश की रहने वाली है। सबसे लास्ट मेरे व्यूवर है ब्रज किशोर यादव जो मैनपुरी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं तमाम व्यूवर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।